हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके एक अच्छा एवरेज स्कोर आ जाए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको फिजिक्स या अदर सब्जेक्ट्स बहुत ही कम आते हैं बट वो स्टिल चाहते हैं कि उनका एवरेज स्कोर नीट में आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं मैं 4 नंबर का एक पक्का जुगाड़ फ्रॉम द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बात करूंगा सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ज़्यादा कवर अप नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक बेसिक देखेंगे और हम वहाँ से एक गैस लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट, सिर्फ उन्हीं पर बात करूंगा और उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपके वो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो आओ सबसे पहले टॉपिक पर। उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्लूइड्स है क्या। फ्लूइड्स के बारे में जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं तो तुम लोग फ्लूइड्स के नाम पे हमेशा जाते हो लिक्विड्स पर कि लिक्विड इज फ्लूइड। ऐसा नहीं है, गैसेस भी फ्लूइड्स में आती हैं आपके पास। फ्लूइड्स इज व्हाट, फ्लूइड्स इज बेसिकली द थिंग्स विच कैन फ्लो। ऐसी चीज़ें जिनके पास कैपेबिलिटी है फ्लो करने की, वो होती हैं फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स में आपके पास लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं, बट जनरली हमारा जो चैप्टर है वो ज़्यादा कवर अप करता है लिक्विड वाले पार्ट को, वो गैसेस वाले पार्ट को या एयर के पार्ट को काफ़ी कम कवर करता है। इसलिए आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि फ्लूइड्स इज एक्चुअली लिक्विड। ओके, तो फ्लूइड इज व्हाट विच कैन फ्लो और उसके बारे में बातें करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। सिर्फ टॉपिक्स उठाऊंगा और वही टॉपिक उठाऊंगा जो एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। सपोज करिए आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर जिसमें भरा हुआ है कोई भी एक लिक्विड। ठीक है, कंटेनर उसके अंदर कोई भी लिक्विड और लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो और लिक्विड इज फिल्ड अप टू ए हाइट एच। तब आपसे पूछा जाता है कि जो बॉटम एरिया है आपके पास, यानी बॉटम एरिया यहाँ पर क्रिएट होने वाला प्रेशर कितने, तो उस प्रेशर का जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं उससे पहले बात करूं कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर है पी एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप लिखते हो प्रेशर एट बेस इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो ऑलरेडी लग ही रहे, प्लस यहां से यहां तक का जो पार्ट है आपके लिक्विड का उसके प्रेशर को आप लिखते हो रो जी इंटू एच। प्रेशर एट एनी डेप्थ इज रिटन एज, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा जो भी होगा वो लिख देंगे, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है लिक्विड का वो कितना प्रेशर लगा रहा है, रो जी एच। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, रो जी एच। और इसकी कुछ खास बातें, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हाइट पर और डेंसिटी पर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया और शेप ऑफ वेसल। इट डज नॉट depends upon area and shape of container या vessel, shape of container। it means, suppose करिए आपके पास एक कंटेनर तो है ही है, प्लस एक कंटेनर आपके पास और आता है कुछ इस शेप का, और उसमें भी आपने सेम टू सेम यही लिक्विड भरा है, डेंसिटी रो अप टू हाइट एच। तब आप कहोगे इस बॉटम एरिया पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट विल बी इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच। यहां भी सेम टू सेम प्रेशर होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप, शेप कुछ भी हो एरिया कुछ भी हो, प्रेशर डिपेंड करेगा हाइट पर एंड डेंसिटी पर। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला घोट के पी जाओ। अब आगे अगला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ।
मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल ही सिंपल। पास्कल लॉ बेसिकली क्या कहते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे स्टेटमेंट पर। पास्कल लॉ में बातें होती हैं फोर्सेस की और प्रेशर की। सपोज करिए आपके पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसका एक एंड आपके पास ये रहा, दूसरा एंड आपके पास ये रहा। अब इस एंड पर जितना आप प्रेशर क्रिएट करोगे, प्रेशर क्रिएट करोगे, एग्जैक्ट सेम टू सेम अमाउंट का प्रेशर दूसरे एंड पर ट्रांसफर होगा। आपने एक एंड से प्रेशर क्रिएट किया, दूसरे एंड पर प्रेशर ट्रांसफर हुआ, और प्रेशर आप यहां से क्रिएट करते हो, यहां पर ट्रांसफर होता है। अब प्रेशर क्रिएट कैसे करते हो, आप अप्लाई करते हो यहां एक फोर्स, किस पर, एक मूविंग पिस्टन पर। आप फोर्स लगाते हो, पिस्टन अंदर की तरफ जाते हैं, और प्रेशर जितना क्रिएट करोगे उतना प्रेशर यहाँ पे भी क्रिएट होगा, और यहाँ का पिस्टन हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा और आपका व्हीकल जाता है ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या कहते हैं स्टेटमेंट में देखो, अ लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। आपने लिक्विड में प्रेशर लगाया तो वो इक्वली ट्रांसफर होगा हर डायरेक्शन में, वो यहाँ भी ट्रांसफर होगा, यहाँ भी, हर एंड पर। बट उसका इफेक्ट आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ आपके पास पिस्टन होगा या जहाँ का सरफेस काफ़ी वीक होगा, बिकॉज पिस्टन इन फिक्स्ड वॉल्स के कंपैरेटिवली वीक है, वो मूव कर सकते हैं, फिक्स्ड वॉल आपकी मूव नहीं कर सकती, राइट। If the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point, the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of container without diminished in magnitude. जितना प्रेशर लगाओगे उतने का उतना ही ट्रांसफर होगा। 2 पास्कल यहाँ लगाओगे वहाँ भी 2 पास्कल मिलेगा, 3 पास्कल यहाँ लगाओगे वहाँ भी 3 पास्कल मिलेगा। जितने पास्कल प्रेशर आप लगाओगे उतने का उतना आपको एग्जैक्टली ऑन द अदर साइड मिलता रहेगा। तो भाई साहब हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, ले लिया। अब उसके बेसिस पर कुछ फॉर्मूला बनाया। उसने कहा प्रेशर अप्लाइड, यानी जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया F1, एरिया कहाँ A1, तो ये बना F1 डिवाइड बाय A1। और प्रेशर का जो रिजल्ट दिखा इस एरिया पर, तो एरिया A2 और उस पर लगा फोर्स F2, तब ये कहता है कि प्रेशर जितना लगाया उतना ही आया। F1 डिवाइड बाई A1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। पास्कल लॉ में जो काम आने वाली चीज़ है वो यही है, एक पॉइंट का प्रेशर और दूसरे पॉइंट का प्रेशर दोनों का आप सेम कर सकते हो, जितना लगाओगे उतना यहाँ से देखने को मिलेगा। दोनों को कंपेयर करो, F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। तो दैट वाज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। जल्दी जल्दी टॉपिक्स को पूरा करते हैं और आगे की बातें करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं थ्योरी नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और इतना ही करूंगा जितना आपके लिए इनफ हो। ऑलराइट, अब आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल या कह लीजिए बायएंट फोर्स वाला सीन है। अब बायएंट फोर्स बेसिकली क्या है? बायएंट फोर्स देखो, आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने फिल किया एक लिक्विड या एक फ्लूइड फिल किया, उसमें मैं डुबाता हूं एक ऑब्जेक्ट को, डुबाया। अब कंडीशंस यहाँ कुछ भी हो सकती हैं, ये ऑब्जेक्ट इस पर फ्लोट भी कर सकते हैं, ये इसके अंदर सिंक भी कर सकते हैं। अब फ्लोट कब करेगा, सिंक कब करेगा, वो डिपेंड करता है नीचे से लगने वाला एक फोर्स जो कि आपका फ्लूइड लगाएगा, और उसी को हम बोलते हैं बायएंट फोर्स, और उसी को आप लोग बोलते हो बायएंट फोर्स। कि बायएंट फोर्स क्या है? एक कंटेनर में मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, अब ये ऑब्जेक्ट डूब भी सकता है, ऊपर भी रह सकता है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? बायएंट फोर्स पर, राइट। अब बायएंट फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं और उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। इफ ए बॉडी इज पार्शियली और fully immersed in a fluid, it experiences an upward force due to the fluid surrounding it। वही बात जो मैंने बताई कि आप किसी बॉडी को डुबाते हो तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और उसी को आप लोग बोलते हो बायएंट फोर्स, और उसी को आप बोल देते हो अपथ्रस्ट भी। अब बायएंट फोर्स की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है,
वो फॉर्मूला क्या होगा देखो, बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वी इंटू जी, सॉरी सिग्मा नहीं होगा, ये होगा रो, रो वी जी। रो क्या है, वी क्या है, जी क्या है, देखो रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी यहां पर वॉल्यूम एमर्ज्ड इन लिक्विड, वॉल्यूम एमर्ज्ड इन लिक्विड या इन फ्लूइड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम एमर्ज्ड इन लिक्विड का मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर है, क्या वो आधा वॉल्यूम बाहर है या आधा अंदर है या कंप्लीटली अंदर है या पूरे का पूरा भी सरफेस पर ही है, वो आप यहां पुट करते हो, और फिर डेंसिटी और फिर जी को, राइट। तो ये था ऑल अबाउट बाइंड फोर्स, उसका फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली क्या बताता है, स्टेटमेंट से देख लो, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। In steady flow, mass of fluid entering into a tube in a particular time interval is equal to the mass of fluid leaving the flow। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपके पास ये कोई भी एक पाथ है, एक पाइप है, पाइप का ये एरिया काफ़ी वाइड है, ये एरिया काफ़ी नैरो है। अब इसमें से क्या होगा, जितना मास अंदर गया, मान लो इतना पोर्शन मास का अंदर की तरफ गया, यानी जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर की तरफ आएगा दूसरे एंड से, जितना मास अंदर गया उतना ही मास बाहर आएगा। और आप लोग लिखते हो मास गया मास आया को इस फॉर्म में, ρ1 A1 V1, यानी इस पॉइंट का एरिया कितना है A1, इस पॉइंट पर लिक्विड की डेंसिटी की वेलोसिटी कितनी है V1 की, सॉरी फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ, लिक्विड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी V1 और डेंसिटी आपने एज्यूम की ρ1। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट आप दूसरे पर अप्लाई करो, डेंसिटी ρ2, एरिया A2, वेलोसिटी V2, ये पूरी की पूरी इक्वेशन होती है बराबर। और हम जनरली बात करते हैं डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि एक ही फ्लूइड हम एज्यूम करते हैं, तो अगर डेंसिटी सेम है तो आप लोग बोलोगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, बस बहुत है इतना। एरिया वेलोसिटी इंटू इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 इंटू V2। और इसको आप लोग एक और नाम भी देते हो, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। कभी भी आपसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाए व्हाट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारा आंसर आ गया रेट ऑफ फ्लो, दैट इज AB। ओके, तो चलिए अगले टॉपिक पर, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो आपको अभी तक टॉपिक रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। अभी तक बातें हो रही हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की, उसके बाद में सरफेस टेंशन आएगा, विस्कोसिटी आएगा, फिर उनके फॉर्मूलास भी देखेंगे, राइट। तो बर्नौली थ्योरम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और उसको हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड। तो ये कहता है, एज्यूम करो ये पॉइंट A, ये कोई भी पॉइंट B, और ये आपकी स्टेटमेंट कहती है कि प्रेशर एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये तीनों चीज़ों का सम विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ये पूरे का पूरा होता है बराबर किसी भी एक स्टेडी फ्लो के अंदर। P plus rho gh plus half rho v square remains constant. This is known as Bernoulli's theorem. अब रो क्या है? डेंसिटी किसकी, जो फ्लूइड होगा। h क्या है? उस फ्लूइड की हाइट ग्राउंड से कितना है। और v यहां पर इसेंट की वेलोसिटी, v2 इसेंट की वेलोसिटी, h2 इसेंट की हाइट, और bb इसेंट पर प्रेशर, pa इसेंट पर प्रेशर। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये आपको कहीं भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। दैट इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम एंड बर्नौलीज स्टेटमेंट। आगे की बात, इसी का ही बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके एक फॉर्मूला डिराइव किया गया था। फॉर्मूला डिराइव ना करते हुए हम सिर्फ बेसिक फॉर्मूला उठाएंगे, हमारे काम का क्या है। होता क्या है कि आपके पास एक कंटेनर है बड़ा सारा, उस कंटेनर में भरा हुआ है लिक्विड, और उस कंटेनर में है एक छेद, और इस छेद से कंटिन्यूसली लिक्विड आ रहा है बाहर की तरफ। आपको बताना है कि लिक्विड जब बाहर आएगा तो वो कितनी वेलोसिटी से बाहर आता है। तो उसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू √2 GH। √2 GH। जी आपको पता है, H का ध्यान रखोगे। H एक्चुअली में क्या होता है कि लिक्विड के टॉप सरफेस से लेकर इस होल तक की हाइट, लिक्विड्स के टॉप सरफेस से इस होल तक की हाइट। और इसको आप लोग ये भी बोलते हो टोरिसेली या एफ्लक्स। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स और टोरिसेली भी बोल दिया जाता है इसको। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। चलिए अगले टॉपिक पर, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। देखो, जब कोई भी एक बॉडी, और स्पेशली सर्कुलर बॉडीज की यहां बातें करते हैं हम, वो बॉडी फ्लो गिरेगी किसी भी एक फ्लूइड में, इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, और इट कैन बी समथिंग एल्स, तो उसमें बाइंड फोर्स तो लग ही रहे, प्लस एक विस्कस फोर्स भी लगता है। विस्कस फोर्स एक्चुअली क्या होता है कि जो लिक्विड्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। और उस विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है वो ये वाला ही रखोगे, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। बता देता हूँ दोबारा। एक्चुअली क्या होता है कि स्टोक ने एक लॉ दिया था, उसने एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला ये है आपके पास, F इक्वल टू 6 पाई R नीटा V। दैट इज फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। कौन सी चीज क्या है, देखो, F इज विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये कांस्टेंट। R इज रेडियस, रेडियस किसका, जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, और ऑब्जेक्ट होता है स्फेरिकल हमेशा, जिस पे क्वेश्चन आते हैं। नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको आप लोग बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये अलग अलग होता है अलग अलग फ्लूइड्स का। एंड v इज द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। F इक्वल्स टू 6 पाई R नीटा V। एक ये फॉर्मूला दिमाग में रट लो। अब एक और फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फ्लूइड में गिरते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और कुछ देर बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड अचीव करते हैं। ये ग्राफ में भी देख सकते हो, टाइम के साथ पहले स्पीड बढ़ी, उसके बाद इसने कांस्टेंट स्पीड को अटेन किया, और इसी कांस्टेंट स्पीड को आप बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को आप लोग बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2/9 R² रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय नीटा मल्टीप्लाइड बाय जी। आर तुम्हें पता है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो और सिग्मा पर ध्यान दे दो, रो क्या चीज है, सिग्मा क्या चीज है। रो इज डेंसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट and sigma is density of fluid. Rho is density of object, sigma is density of fluid. ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक वो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये ग्राफ। ग्राफ क्या मतलब? ग्राफ का फिजिकल मीनिंग कि एक्चुअली में आपके पास जो विस्कस फोर्स आएगा वो विस्कस फोर्स का जो टर्मिनल वेलोसिटी बनता है उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है। ऑलराइट, तो विस्कस फोर्स और इसमें यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखने थे, एक ये और एक ये। अगला क्या फॉर्मूला है? डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सिंपल हिसाब है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो टॉपिक में काफ़ी थ्योरी है, बट डिटेल में नहीं जाना, मुझे देखना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला तुम ये देखो, डेट इज टी इक्वल्स टू एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट की बात करोगे न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। बस इतना ध्यान दो, बहुत है। हमें नहीं जानना, ना हमारे पास टाइम है, पेपर बहुत पास है। हमें सिर्फ ये देखना कि फॉर्मूला मेरा कौन सा काम का है जिससे कि मैं न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो यही फॉर्मूला तुम्हारे काम का है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट तुम्हें बता दी सरफेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर। बस थ्योरी को मारो गोली, फॉर्मूला देखो। बस जितना तुम्हारे काम का उतना ही बताऊंगा और उतने से तुम्हारा क्वेश्चन होगा। अगर ज़्यादा ज्ञान लेना है तो वो समय तुम्हारे पास था, अगर उस टाइम लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस टाइम तुम नहीं ले सके तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी ही गलती है कि उस टाइम तुम लोग मजाक में चीज़ों को इग्नोर कर देते हो और बाद में पछताते हो। राइट, तो आगे आते हैं सरफेस एनर्जी पर। सरफेस एनर्जी क्या है? फॉर्मूला देखो, खत्म। बस यही है कि सरफेस टेंशन होती है तो उसके कारण एक एडिशनल एनर्जी होती है, वो होती है आपकी सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मुझे ध्यान देना है, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है? आपका फॉर्मूला ये रहा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। फोर, ये स्फेरिकल बॉडीज का केस है। अगर आपके पास कभी स्फेरिकल कोई बॉडी है, उसके केस में आप बोलोगे सरफेस एनर्जी, चाहे यू से डिनोट कर दो, इज इक्वल टू टेंशन इनटू सरफेस एरिया। टेंशन इनटू सरफेस एरिया, यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर टेंशन टी, सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर या एरिया जो भी होगा। अब बात आती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। वर्क डन इन ब्लोइंग स्मॉल बबल या वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, तो ये चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम ध्यान दोगे बस इस पर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टेंशन इनटू सरफेस एरिया। अगर इन चीज़ों को पढ़ने लगे थोड़ा सा टॉपिक डेप्थ में जाएगा, और डेप्थ में जाने का टाइम हमारे पास नहीं है, करवाने को इसमें कुछ नहीं है, बट डेप्थ में अब जाने का टाइम नहीं है। वीडियो को जितना शॉर्ट रख सकता हूँ मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम मिनिमम टू मिनिमम एफर्ट्स, बट इफ़ेक्टिव एफर्ट्स, मजदूरी नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे बट इफ़ेक्टिव करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, और उसी से ही हम चीज़ों को अचीव करेंगे। राइट, पढ़ने का टाइम था, तुमने वो गवा दिया। अब बस थ्योरी के नाम पे एक समराइज करवा रहा हूँ मैं, और उतने फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ जितने तुम्हारे काम के हैं। इसको क्या हो गया? हाँ, तो आगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप या एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। तो देखो सीन के, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल या कुछ भी, एक्सेस प्रेशर होता क्या है? कोई भी एक ड्रॉप है, एज्यूम करो ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर मान लो वाटर ड्रॉप है तो वाटर भरा होगा। अब वाटर है तो इसकी एक शेप मेंटेन हो रही है ना,
शेप मेंटेन होगी, बाहर से भी कुछ प्रेशर लग रहे हैं, अंदर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा। इन दोनों प्रेशर्स के डिफरेंस को आप लोग बोलते हो एक्सेस प्रेशर, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी वो ड्रॉप में एक स्फेरिकल शेप ऑब्टेन होते हैं। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ड्रॉप फट जाएगा, ड्रॉप टूट जाएगा। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी वो अंदर से प्रेशर लग रहा है तभी वो एक स्फेरिकल शेप ऑब्टेन करते हैं, और उस अंदर का प्रेशर होता है ज्यादा, ऑब्वियस बात है। और वो ज्यादा कितना होता है, वो उसका फॉर्मूला आपको ये दिया, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 2T/R फॉर ओनली एंड ओनली बबल, ड्रॉप के केस की बात हो रही है, फॉर ए ड्रॉप। टी यहां पर क्या है, सरफेस टेंशन, आर यहां रेडियस ऑफ ड्रॉप, पी आई माइनस पी नॉट इज व्हाट, एक्सेस प्रेशर। अगर बात हो कभी सॉप बबल की, सॉप बबल आप समझते हो, बबल में क्या होता है, एक लेयर है, बाहर एयर होगी उसमें, अंदर भी एयर होगी, तो उस टाइम यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होगा, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 4T/R। यहां था 2T/R, अब हो जाएगा वो 4T/R। ये ड्रॉप का केस, वो बबल का केस। दिस इज फॉर बबल, दिस इज फॉर ड्रॉप। बिल्कुल, तो इतना तुम्हें पता है। ठीक है, एक्सेस प्रेशर की बातें हो गई। अब कुछ बातें और, बातें खत्म हो गई। एक क्विक रिकैप देता हूं, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या था। सबसे पहला, प्रेशर का फॉर्मूला एट बॉटम इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो जी एच। हाइट कितना भरा हुआ है लिक्विड या फ्लूइड का। उसके बाद में पास्कल्स लॉ आपको क्या कहते हैं, प्रेशर एट वन पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट अनदर पॉइंट, बिल्कुल यही बात कहते हैं। तीसरा, बर्नौली थ्योरम आपको क्या कहते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर प्लस रो जी एच रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इक्वल्स टू रिमेन्स कांस्टेंट, A2 V2 इक्वल्स टू A1 V1, अलग अलग एंड्स पर। उसके बाद में बाइंड फोर्स आपको क्या कहते हैं, रो वी जी, वी यहां पे वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड। उसके बाद में और तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, बाइंड फोर्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, पास्कल हो गया, प्रेशर हो गया। फिर आता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6πr नीटा वी, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बी इज वेलोसिटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी भी होती है। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास है 2/9 नीटा आर स्क्वेयर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा जी। और ये शायद सिग्मा माइनस रो होना चाहिए या कुछ भी हो, तुम्हें ये ध्यान रखना है, हमेशा पहले आएगी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसके बाद में आएगा जो आपका फ्लूइड है उसका वेलोसिटी। ये हो गया। उसके बाद में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला T इक्वल्स टू F/L। उसके बाद में सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन यानी T इनटू एरिया। उसके बाद में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला PI माइनस पी नॉट 2T/R इन केस ऑफ ड्रॉप, PI माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 4T/R इन केस ऑफ बबल। तो ये सब के सब फॉर्मूलाज हमारे सिलेबस का पार्ट था।
ऑलराइट, अगर आपको इतने फॉर्मूलाज आते हैं, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना आ जाए, तो हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कर सकते हैं फ्लूइड्स की, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपका इसी पार्ट से आएगा। तो चलिए क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा उस पर भी ध्यान देना। एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब एक्स वाई। एक फ्लूइड है, इस ट्यूब में से फ्लो कर रहा है फ्रॉम एंड एक्स टू वाई, यहां से जा रहा है ऊपर की तरफ। इफ K1 K2 आर काइनेटिक एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम एट एक्स एंड वाई, K1 इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट पर, और K2 इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट पर है। तो बताओ उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब कभी भी आपके पास इस तरह का डायग्राम आए तो दो बातें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, या तो यूज होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर यूज होगा बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। और यहां बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बर्नौलीज थ्योरम प्रेफर करेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस यहां पर रो जी एच प्लस यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये वाला पार्ट मैंने यहां लिख दिया, यही होगा, विल बी इक्वल टू उस पॉइंट पर प्रेशर प्लस उस पॉइंट की हाइट का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरी टर्म को आपका क्वेश्चन बोलता है K1, और इसको बोलता है वो K2। तो आपको बताना है इनमें रिलेशन क्या होगा। तो देखो, प्रेशर दोनों एंड्स पर सेम होगा, कितना होगा, P ATM के बराबर, तो ये दोनों टर्म्स कट गई, Px विल बी इक्वल टू Py P ATM, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल कोई अप्लाई नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कैंसिल हो गया। बचता क्या है आपके पास, ये टर्म और ये वाली टर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, K1 विल बी इक्वल टू K2 प्लस रो जी H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 क्या है, H1 ये वाली हाइट, H2 आपकी ये वाली हाइट। तो यहां से अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करते हो तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, K1 इज वेरी मच ग्रेटर देन K2। क्यों, क्योंकि K2 में आपको कुछ टर्म ऐड करनी पड़ी, तभी आप K1 के बराबर आए। तो K1 है K2 से काफ़ी बड़ा, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो जाओ इसके साथ, बोलो सही है नहीं, साफ है, स्पष्ट है, K1 बड़ा है K2 से, कैसे, बर्नौली थ्योरम यूज किया। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। A thin circular disc of radius 4.5 सेंटीमीटर, एक थिन सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आपको गिवन है कितना, 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, और आपने उसको वाटर के ऊपर प्लेस कर दिया, ये सारे का सारा वाटर। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन एज दिस, टी का वैल्यू आपको गिवन है 0.07 न्यूटन पर मीटर। देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी आपको फाइंड करना है फोर्स। अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद हो, T इक्वल्स टू F बाई L, राइट, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स कितना होगा, T इंटू L। T आपके पास है, L क्या चीज़ है, L वो पार्ट है जितनी लेंथ ऑब्जेक्ट की वाटर के साथ कांटेक्ट में आ रही है, ये पूरे का पूरा पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो आपका लेंथ क्या हुआ, पेरीमीटर के बराबर। तो आप लोग लिख सकते हो L विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू पाई, आर आपके पास 4.5 है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। देन फोर्स विल बी इक्वल टू
टी का वैल्यू 0.07 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 10⁻⁻², और ये आंसर आएगा पूरे का पूरा न्यूटन में। यहाँ से 10⁻² आएगी, 7 कैंसिल, 44 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻4, और आंसर तुम्हारा किस में है? मिली न्यूटन में। मिली न्यूटन का मतलब 44 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, और 10⁻⁻1 को अलग लिख दो तो ये कंबाइनली बनेगा मिली न्यूटन के बराबर, तो इसको लिख दो मिली न्यूटन, और ये तुम्हारा बना 4.4 इंटू 4.5 मिली न्यूटन, यानी 4.5 इंटू 5.5, कहीं ना कहीं 20 के आसपास मिली न्यूटन आंसर आना चाहिए, समथिंग अराउंड 20। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो ये रहा, समथिंग अराउंड 20, 19.8 तुम्हारा आंसर है। 4.4 इंटू 4.5 करोगे तो साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगाना था, यूनिट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनते हैं क्वेश्चन की, फिर करते हैं दिमाग से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी ट्रू नहीं है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल, विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट है नीटा, वो स्केलर होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बताओ सरफेस टेंशन क्या स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है? उसके बाद में प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, प्रेशर तो स्केलर है अपने आप में। रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल, तो सरफेस टेंशन भी स्केलर है तुम्हारा। नॉट ट्रू बताना था ना, प्रेशर तो हमारा क्या होता है, स्केलर होता है, तो प्रेशर वेक्टर नहीं है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट नॉट ट्रू। रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी नहीं पता तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी। तो प्रेशर तुम्हारा स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर सिर्फ अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है उस एरिया में। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि प्रेशर को कभी तुम ऐसे नहीं लिखते आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, राइट, ना ही तुम सरफेस टेंशन को लिखते हो। द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन ए मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 mm falling through a fluid of viscosity 0.8 पास, क्या है ये, पॉइजल, with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड is equal to what? अब आपको बताना है उस पर कितना विस्कस फोर्स लग रहा होगा। विस्कस फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला साफ साफ है, 6πr नीटा वी। 6 मेरे पास है, पाई मेरे पास, आर आपको गिवन है 1 mm डायमीटर है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में करोगे तो साथ में आता है नीटा। नीटा आपको गिवन है 0.8, साथ में आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सोल्व कर दो, जो तुम्हारा आंसर है वो होगा। कर देते हैं 0.5/10, 0.8/10, और ऊपर बना 10⁻⁻5। अब मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 80, ये हुआ 480, 480 इंटू 3.14, यानी 48 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, तो 48 इंटू 3 120, 120, और ये तुम्हारा आता है लगभग 144 के आसपास। तो 144 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन तुम्हारा आंसर होना चाहिए। कुछ इस तरह का दिखने वाला आंसर। कहाँ है ये? 115 है तुम्हारे पास, यहाँ 1.5 है, और 10⁻⁻4 है, तो 14, तो इसको तुम लिख दोगे ये 15 इंटू 10⁻³ कैसे?
10 से डिवाइड करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना 14.4 इंटू 10⁻³ और 14.4 भी मेरा एग्जैक्ट है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट करोगे तो 150 ही आएगा, 15 ही आएगा, तो तुम्हारा यही ऑप्शन करेक्ट बनता है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने था विस्कस फोर्स का, वही फॉर्मूला लगाया जो तुम्हें मैंने बताया था, 6πr ηV। सभी की वैल्यूज को इंसर्ट करवाए, बस और कुछ नहीं, राइट। तो चलो अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको, देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल खुद से अगर ट्राई करो होता है तो जस्ट अ मिनट, आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता हूं मैं। तो देखो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बात क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा उस पर ध्यान देना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन इज नियरली। आपको बताना है कि एक सोप सॉल्यूशन आप बनाना चाहते हो, सॉरी सोप बबल आप बनाना चाहते हो, तो उसको बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, सरफेस एनर्जी के। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, टेंशन इंटू 4πr², राइट। टेंशन आपके पास कितने, 0.03, 4 इंटू 22/7 इंटू आर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसको सॉल्व करो तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, यहाँ से 100 डिवाइड में आएगा, पावर में गया 10⁻⁻6, 4 4 जा 16, 16 3 जा आपके पास आता है 48, 48 इंटू 3.14, अगेन 15 इंटू 10⁻⁻6 तुम्हारा आंसर आना चाहिए कहीं ना कहीं क्या ऑप्शन में है और नहीं है। तो हमने जो पार्ट मिस किया है वो यहाँ पे 2b मल्टीप्लाई में था, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सोप बबल की, और बबल यानी एक फिल्म होती है। फिल्म के केस में आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 30 इंटू 10⁻⁻6, और ये न्यूटन नहीं जूल आएगा। क्या ऐसा कुछ है, 30 इंटू 10⁻⁻6, -6 तो नहीं है, -4 है, यहाँ है और यहाँ है। क्या हमारे कुछ पावर में एक झोल हो गया, देखो टेंशन 0.03, ऑलराइट, 4π आर की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर में, मीटर में लिखोगे 10⁻⁻⁴, और ये टर्म ऊपर जाएगी तो बनेगा -6, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 3.14, और बाद में 2 से भी मल्टीप्लाई करा, और यहाँ कुछ गलती कर दी, आना था आपका 150, 150 इंटू 2 करोगे 300। अब 300 को आप लोग लिखते हो 3 इंटू 10⁻⁻4 जूल, और ये तुम्हारा आंसर। बोलो हाँ या ना, सही किया। बस एक कई बार जो दिक्कत आती है सोप सॉल्यूशन के क्वेश्चन में वो ये होता है कि जब सोप बबल की बात होती है ना, तो वहाँ आपको 2 मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई को या फिर जो भी एरिया वो डबल करना होता है। सोप वाले केस में स्पेशली फिल्म मेंशन करता है जब वो, तो ये कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो और सॉल्व कर देना। अब आगे की बात, 2 कॉपर वेसल्स A एंड B हैव सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप्स। यानी आपके पास 2 वेसल्स हैं, ये A वेसल मान लेते हैं, ये B वेसल, दोनों का सरफेस एरिया जो बॉटम एरिया है वो सेम है। इसका एरिया A, इसका एरिया भी A, दोनों के दोनों
सेम है। ठीक है, तो ये कहता है बताओ A takes twice the volume of water as B। A में जितना वॉल्यूम आएगा वो डबल होगा B के। ठीक है, अभी हो सकता है डबल। रिक्वायर्स टू फिल अप टू ए कॉमन हाइट, यानी एक सेम हाइट तक फिलअप होने में। तो आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखो, वेसल बी का वेट ज़्यादा होना चाहिए ए से। क्या वेसल बी का वेट ज़्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाइट दोनों की सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, बट इसमें जो वॉल्यूम होगा वो इसके कंपैरेटिवली हाई है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत हो सकता है, ये बी मान लो, ये ए मान लो। अब देखो, ए में वॉल्यूम ज़्यादा है बी से, तो ऑब्वियस बात है इसका वेट ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एरिया ए एंड बी इज सेम, हाँ ये कह सकते हो, क्योंकि प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है और दोनों केसेस में जो फ्लूइड की हाइट है वो एच एच है, तब आप कह सकते हो बॉटम पे प्रेशर सेम होगा। प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एरिया ए अलग अलग है, नहीं होता, प्रेशर अलग अलग नहीं होगा, प्रेशर सेम होगा बॉटम पर। बोथ वेसल वेट द सेम, बिल्कुल भी नहीं, ए हैवी होगी बी लो होगी, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा होगा? बी वाला। ऑलराइट, तो अगले पे चलते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी पे बात हो रही है। क्या कह रहे हैं देखो, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल, रेडियस आपको गिवन है, फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज इतना। वेलोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी भी गिवन है, तो बताओ विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फॉर्मूला सिंपल, 6 पाई आर नीटा वी, विस्कस फोर्स की बात हो रही है, 6 पाई आर आपको गिवन है 5 mm, मीटर में लिख दिया। नीटा कितना है 0.9 इंटू वी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। तो अब इसको कर दो सोल्व। 0.9 10 10 कैंसिल, ये बनेगा 10⁻⁻5 और 6 5 जा 30, 13 × 9 270, 270 × 3.14, ये तुम्हारा आंसर। 0 है उस तरफ जाएगा, 10⁻⁻4, 27 × 3.14, 27 3 जा क्या आएगा आपका 81, 81 से थोड़ा सा बड़ा अक्षर मान लो 83 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो ये जाएगा 10 से डिवाइड कर दो, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 8.3 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। कुछ इस तरह का तुम्हारा ऑप्शन ये रहा। 6 पाई आर नीटा भी लगाना था, सॉल्व करना था, सॉल्व करने पर जो आंसर आया दैट इज हमारा फिक्स्ड आंसर। 8.3 आया था एक्यूरेटली है, सॉरी अप्रोक्स लिए, तो मैच करवा दिया। ऑलराइट, तो चलो आगे। अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ ए हाई विस्कस लिक्विड। एक विस्कस लिक्विड में आपने एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बताओ कौन सा कर्व एक्सप्लेन करता है वेलोसिटी v को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो साफ साफ बताया था तुम्हें शुरू में, एक टर्मिनल वेलोसिटी नाम की चीज़ होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आप किसी फ्लूइड में गिरवाते हो तो होता क्या है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी पहले तो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, उसके बाद वो धीरे धीरे होती है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी। और ऐसा ग्राफ जहां दिखे वो तुम्हारा करेक्ट है, और ये दिख रहा है तुम्हें बी के केस में, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जाओ बी के साथ आंख बंद करके। टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है ना, टर्मिनल वेलोसिटी यही तो है कि कैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ऑलराइट,
अब आगे, इफ ए सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल विल। सोप बबल की बात हो रही है। बबल के केस में प्रेशर का सिनेरियो मैंने बताया था, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू 4T/R। अब वो कहता है कि अगर मान लो आप सोप बबल को एक्सपेंड कर रहे हो, सोप बबल को एक्सपेंड करना, मान लो पहले बबल ऐसे था, उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करोगे बबल इस शेप में आएगा, इनिशियली रेडियस R, कुछ देर बाद R', मतलब उसकी रेडियस में क्या हुआ, इंक्रीज। अब रेडियस में इंक्रीज आ रहा है तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, पहले से थोड़ी सी कम, तो कम होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेस प्रेशर जो है आपका, एक्सेस प्रेशर दैट विल डिक्रीज। बिल्कुल आपका एक्सेस प्रेशर डिक्रीज होगा या नहीं होगा। आप रेडियस को इंक्रीज करोगे, 4T/R डिक्रीज होगा। 4T/R डिक्रीज होने का मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस है अंदर और बाहर वो कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम। तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है और बाहर का प्रेशर उतना ही है, इट मीन्स प्रेशर आपका इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। कॉमन सेंस लगाओ ना। यहां था ड्रॉप इनिशियली, सॉरी बबल, आपका बबल का ये आउटसाइड प्रेशर, ये इनसाइड प्रेशर। अगर इनसाइड प्रेशर बढ़ेगा तभी बबल का साइज लार्ज होगा, तो यानी इनसाइड का जो प्रेशर है वो आपका बढ़ना चाहिए, देन इट विल गो विद इंक्रीजेस, क्योंकि ये टर्म कम होगी। ये टर्म कम होने का मतलब ये डिफरेंस कम हो रहा है, ये डिफरेंस कम हो रहा है। पी नोट तो आपका सेम ही है, तो इसका मतलब पी आई कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। इनिशियली मान लो इन दोनों का डिफरेंस था 8 पास्कल, इस पर आया 4 पास्कल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सेम है बट ये बढ़ गया, तो तुम्हारा आंसर आएगा इंक्रीज। इंक्रीज के साथ जा सकते हो आंख बंद करके। अब आगे की बात, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m, डेंसिटी d, when dropped in a container filled with glycerin becomes constant। एक कंटेनर है जिसमें भरा हुआ है ग्लिसरीन, ठीक है, आपने उस ग्लिसरीन में एक बॉल को ड्रॉप किया, जिसका मास है m, डेंसिटी है इसकी d। When dropped in a container filled with glycerin, it becomes constant after some time। तो उसने एक वेलोसिटी को अचीव किया, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी कर दिया होगा भाई। अगर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इस d/2 है, ठीक है, तो आप ये बताओ विस्कस फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा यहाँ। विस्कस फोर्स बताने का एक तरीका तो ये है मेरे पास, 6πr नीटा v, बट मेरे पास नीटा गिवन नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, बट मैं यहाँ यूज करूंगा फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। क्या यूज करूंगा, देखो मास m है, बिल्कुल है, मास m है तो वेलोसिटी तो नीचे की तरफ आपके बॉल पर क्या लग रहा होगा, mg, बिल्कुल। ऊपर की तरफ एक तो लगेगा बाइंड फोर्स, साथ ही साथ लगेगा विस्कस फोर्स भी, और तुम लिख सकते हो mg विल बी इक्वल टू बाइंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। और सभी फोर्सेस कंपेयर कर सकते हो, कैसे, क्योंकि इस बार आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस नेट फोर्स विल बी 0। ये तो आपके पास हो गया mg। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें बताया मैंने, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू g प्लस विस्कस फोर्स।
mg को आप लोग लिख सकते हो, बॉल की बात है तो बॉल का मास आप लिख सकते हो, बॉल की डेंसिटी d इंटू बॉल का वॉल्यूम v g विल बी इक्वल टू d/2 v g एक प्लस एफ वी। अब इसको सॉल्व करो, ये तुम्हारे पास आएगा एफ वी विल बी इक्वल टू डी वी जी डिवाइड बाई 2 और डी वी को तुम लिख सकते हो मास जी डिवाइड बाई 2 और ये तुम्हारा आंसर। फोर्सेस को कंपेयर किए, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ किए और इसको सॉल्व कर दिया। कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वेयर प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। एक ओपन टैंक है आपके पास, हाइट आपको गिवन है 2 मीटर और इट इज़ कंप्लीटली फिल्ड, और उसके बॉटम पर एक होल प्रेजेंट है। तो आपको बताना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विल बी व्हाट। रेट ऑफ फ्लो बताना है तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, उस पॉइंट का एरिया और उस पॉइंट पर वेलोसिटी। एरिया आपको गिवन है 2 mm स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी तुम बता सकते हो √2gh एफ्लेक्स के फॉर्मूला से, √2 इंटू 10। हाइट आपके पास यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2 मीटर, तो इसको लिख दो 40, तो ये बना 2√10 मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई में लगा दो यहाँ 2√10। अब इसको सोल्व कर दो, 2 2 जा 4 और √10 को आप लिख दो 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 लिख दो इंटू 10⁻⁻⁶। 4 इंटू 3.2 क्या आएगा, 3 4 जा 12 और ये आएगा समथिंग अराउंड 13 इंटू 10⁻⁻⁶। और रेट ऑफ फ्लो की यूनिट जो भी होगी m³ पर सेकेंड। तो ये 13 आ रहा है, तो ये आंसर तुम्हारा होगा 12.6। अप्रोक्स लिया था मैंने तो ठीक है, 12.6 विल बी योर आंसर। प्रोसेस तुम्हारे सामने, रेट ऑफ फ्लो की बात हो रही थी, वेलोसिटी और एरिया चाहिए था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। टॉपिक्स देखिए अच्छी तरह से फ्लूइड चैप्टर के, और क्वेश्चंस देखे कैसे कैसे आए हुए हैं, और इन्हीं से रिलेटेड ही वो पूछेगा बार बार। जितने फॉर्मूलाज तुम्हें बताए सब फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़ लो, उनके मतलब समझ लो, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और इसमें कुछ नहीं है, और फिजिक्स से जितना डरना है उतना डर अपना कम करो और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू वेरी मच।